हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज आपकी डिमांड पे काफ़ी स्टूडेंट्स मेरे ऑफलाइन क्लासेस में पूछते हैं कि सर इंग्लिश से हिंदी बनाना कैसे सीखते हैं, या कोई भी जो इंग्लिश होती है चाहे वो हमारी बुक्स की क्यों ना हो, जैसे कि हमारी प्रोज की बुक होती है, पोइट्री की बुक होती है, या फिर कोई इंग्लिश का न्यूज़पेपर होता है। तो काफ़ी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है, वो इंग्लिश से हिंदी नहीं कर पाते हैं, उन्हीं की डिमांड पे आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही उम्दा और बहुत ही धुआं करने वाली क्लास लेकर मैं आया हूं। जैसे कि आप मेरे पीछे पैनल पर देख रहे होंगे कि इंग्लिश से हिंदी बनाना कैसे सीखें, या इंग्लिश से आप हिंदी कैसे बना सकते हैं। तो अगर आप लोगों ने लास्ट तक इस वीडियो को आप लोगों ने फॉलो किया ना, तो आप पक्का आज से ही अपने व्यवहार में लगभग 95% इंप्रूवमेंट हो जाएगा, और लगभग 95% आप लोग इंग्लिश से हिंदी करना आप लोग सीख जाएंगे। मैं 5% क्यों नहीं बोल रहा हूँ, 5% डिपेंड करेगा आपकी वोकैब पर, कि आपको वोकैब कितना आता है, आपको वर्ड मीनिंग कितना आता है, उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन 95% आज से ही आप अर्थ करना सीख जाएंगे। तो हम लोगों को क्या करना है, कुछ स्टेप्स होते हैं इंग्लिश से हिंदी बनाने के, कुछ स्टेप्स हैं, उनको आप लोगों को क्या करना है, उनको आप लोगों को फॉलो करना है। पहला स्टेप क्या है मेरे अकॉर्डिंग, पहला तो कुछ एक दो जो मैं टॉपिक्स बताऊंगा, स्टेप बताऊंगा, वो नॉर्मल होंगे पहले वाले। तो पहले क्या है, आप लोगों को अच्छी तरह से आप लोगों को टेंस और सेंटेंस की अच्छी तरह से आपको नॉलेज होनी चाहिए। पहली बात आप बोलोगे सर टेंस और सेंटेंस क्या, अरे यार जब आप अर्थ करते हैं ना तो इंग्लिश की बुक में सेंटेंस भी होते हैं और टेंस भी होते हैं। तो आप लोगों को डिफरेंस समझना पड़ेगा, टेंस क्या होते हैं और सेंटेंस क्या होते हैं। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि टेंस हमारे 3 प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो आपके जितने भी हमारे 3 प्रकार के टेंस होंगे, 12 टेंसेस बनते हैं ना, तो सभी की हेल्पिंग वर्ब आपको तोते की तरह पता होने चाहिए कि भाई इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब वे होती है, और इसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, या सेकंड फॉर्म आती है, या थर्ड फॉर्म आती है। तो जब तक आपको ये पहला स्टेप यही है, अगर आप टेंस पहचानना नहीं आएगा तो आप अर्थ करना नहीं सीख सकते हैं। तो पहला स्टेप ये है कि आप दिया हुआ कोई भी सेंटेंस है तो उसका आप क्या करेंगे, सेंटेंस या टेंस को पहचानेंगे। सेंटेंस क्या होता है, जैसे असर्टिव सेंटेंस है, या इंपरेटिव है, या ऑप्टेटिव है। क्योंकि आपको सेंटेंस हुआ या टेंस हुआ वो पहचानना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही आवश्यक है भाई। क्योंकि जब तक आप टेंस और सेंटेंस नहीं पहचान पाओगे तब तक कुछ भी नहीं हो सकता है। तो मैं आपको गाइड करूंगा। बहुत से स्टूडेंट्स को टेंस और सेंटेंस आते हैं, फिर भी आप लोग एक बार उनको रिवाइज कर लें। आपको हेल्पिंग कुछ नहीं करना, रूल नहीं पढ़ने, बस हेल्पिंग वर्ब देख लें कि इस टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है, उसका हिंदी मीनिंग क्या होता है। जैसे हैज प्लस थर्ड फॉर्म आ जाए, हैव प्लस थर्ड फॉर्म आ जाए तो भाई चुका चुकी का अर्थ निकलेगा, ठीक है। बाज आ जाए तो रहा था रही थी का अर्थ निकलेगा। इस तरीके से आपको थोड़ा सा नॉर्मल पता होना चाहिए। बिल और सेल आ जाए तो गागी का अर्थ निकलेगा, ठीक है। इस तरीके से हेड आ जाए और थर्ड फॉर्म आ जाए तो चुका था, चुकी थी, याद था, इस तरीके का अर्थ निकलेंगे। तो आपको पहला चीज क्या है, टेंस और सेंटेंस पे अच्छा कमांड होना चाहिए। आपका हेल्पिंग वर्ब और आपको अच्छी तरह से आनी चाहिए। और मेन वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है ना, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ये थोड़ी सी वर्ब को भी आपको याद करना पड़ेगा कि फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म क्या होती हैं, ठीक है। पहला स्टेप हमारा ये रहेगा, ओके, टेंस और सेंटेंस वाला। दूसरा देखें, दूसरा स्टेप रहेगा आपका वोकैब। दूसरा क्या रहेगा आपका, वोकैब रहेगा, जिसको मैं वोकैबुलरी भी बोलते हैं, ठीक है। एक भाषा में हमारी होती है वर्ड मीनिंग, एक भाषा में क्या होती है आप लोगों की, वर्ड मीनिंग होती है। दूसरी चीज आप लोगों को क्या करना है कि जितनी, देखो ये वीडियो सबके लिए, चाहे वो पढ़ता हो या नहीं पढ़ता हो, ये सबके लिए ओवरऑल देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और स्पीकिंग में भी काफी काम आएगी। दूसरा है कि आप पे वोकैब कितनी आती है, वोकैब या वर्ड मीनिंग, यानी आपको स्पेलिंग कितनी याद है, स्पेलिंग्स कितनी याद हैं, वोकैब से ये मतलब है, और वर्ड मीनिंग से भी ये मतलब है कि आपको कितनी वोकैब आती हैं। आपका जो वोकैब पे कितना कमांड है कि भाई कितनी वर्ड मीनिंग की आप हिंदी बता सकते हैं। जैसे कि छोटा सा है आपका, मान लो कि ऐसा आ जाए हैबिट माने आदत, इस तरीके से छोटा एग्जाम्पल देख बताया मैंने। पर आपको सबसे ज़्यादा इसके बाद दूसरा रोल प्ले करता है, वो रोल प्ले करता है वर्ड मीनिंग, और क्या रोल प्ले करता है आपका
वर्ड मीनिंग और वोकैबुलरी। ठीक है, वोकैबुलरी हम किसको बोल देते हैं, सिनोनिम्स हुआ, एंटोनिम्स हुआ, वन वर्ड हुआ। आपको इसके चक्कर में नहीं पड़ना, बस आपको इंग्लिश की हिंदी थोड़ा सा आपको आना चाहिए, थोड़ा सा आना चाहिए बस कुछ समय के लिए, क्योंकि आगे चल के जब आपका कमांड बन जाता है ना तो इंग्लिश टू इंग्लिश आप समझने लग जाते हैं। भले आपको शुद्ध हिंदी नहीं पता है पर कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि आप इंग्लिश टू इंग्लिश आप खुद ही माइंड में समझ जाओगे, हाँ भाई ये वो कहना चाह रहा है। भले आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर सके लेकिन अपने मस्तिष्क में आप उसको समझ जाओगे भाई कि इसका सेंस ये है, ये कहना चाह रहा है। तो इसके लिए अच्छी बात यह है कि आप लोग रोजाना 10 या 15 या 20 जितना आपकी क्षमता है ना उसके अकॉर्डिंग आप लोग वर्ड मीनिंग याद करते चले, कहीं से भी मिले। और तो आप जानते हैं बुक वगैरह लिखने जाते हैं तो ऑनलाइन क्लासेस का जमाना चल रहा है, ठीक है, और आप डिक्शनरी वगैरह भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो डेली आप कम से 10 या 12 वर्ड मीनिंग आप याद करें। जितना वर्ड मीनिंग आप याद करोगे वही कम है, जितना वर्ड मीनिंग याद करोगे आप वही कम है, क्योंकि वर्ड मीनिंग क्या होता है, एक समुद्र होता है। क्या होता है, समुद्र। जितना उसमें गोता लगाओगे उतना आप नीचे जाते जाओगे। तो वर्ड मीनिंग पे भी आपको कमांड करना है, ठीक है, पहला टेंस पे, दूसरा आपको वर्ड मीनिंग पे। अब कुछ स्टेप्स यहाँ से आगे कुछ स्टेप समझ रहे हैं। तीसरा स्टेप क्या है कि अगर आपको कोई भी सेंटेंस मिल जाए ना तो सबसे पहले आप उस वाक्य की सब्जेक्ट को फाउंड करें। क्या करें, उस वाक्य की सब्जेक्ट को फाउंड करें। अगर कोई भी सेंटेंस मिल जाए तो सबसे पहले आपका, हालांकि मैं एग्जाम्पल देके भी समझाऊंगा, सबसे पहले आप उसके सब्जेक्ट को फाउंड करें। सब्जेक्ट बोले तो उसकी कर्ता को आप लोगों को फाउंड करना है। किसको फाउंड करना है, कर्ता को फाउंड करना है। उसके बाद फॉलो करोगे ना, उसके बाद आप उसकी वर्ब पे जाएं। वर्ब का मेरा सेंस है कि एच भी हो सकता है और प्लस आपका एम बी भी हो सकता है। क्या हो सकता है, एच भी हो सकता है और एम बी। यानी सबसे पहले कोई सेंटेंस दिया गया है तो सबसे पहले आप उसकी कहाँ पहुंचोगे, सब्जेक्ट पे पहुंचोगे। कहाँ पर पहुंचोगे, सब्जेक्ट पे। दूसरा जो स्टेप होगा आप उसकी कहाँ पहुंचोगे, वर्ब पे पहुंचोगे। कि भाई वर्ब में मतलब वर्ब से ही तो पता पड़ेगा कौन सा टेंस है, वर्ब से ही तो पता पड़ेगा कि हिंदी निकलेगी क्या एक्चुअली में, है ना। तो वर्ब का सेंस चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो तो आपको कहाँ पहुंचना है, वर्ब पे पहुंचना है। लेकिन उस वर्ब का अर्थ नहीं करना है, ध्यान रखना। क्योंकि एक और चीज, सबसे पहले सब्जेक्ट को ढूंढोगे, दूसरे नंबर पे आप वर्ब को ढूंढ लोगे लेकिन उसका अर्थ नहीं करोगे। कर्ता ढूंढने के बाद उसका अर्थ कर दोगे। जैसे मिल गया आई सब्जेक्ट, तो आई माने मैं, अपनी तरफ से दिमाग में रख लोगे। लेकिन आपको अगर वर्ब मिल जाए तो वर्ब का अर्थ नहीं करना है, क्योंकि वर्ब को बाकी के लास्ट में, वर्ब मिल जाए अच्छी बात है लेकिन उसका अर्थ उधर ही नहीं करना है। क्यों, वर्ब का जो अर्थ आता है वो लास्ट में आता है। वो एग्जाम्पल देख के मैं आप लोगों को मैं समझा दूंगा, ठीक है। अभी आप वेट करें। अगला जो स्टेप होगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला है आपका प्रीपोजिशन वाला, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। प्रीपोजिशन पे आपको बेसिक नॉलेज, मैं नहीं कहूंगा कि आप लोग एक्सपर्ट हो जाए, मास्टरमाइंड आप उसके बन जाएं, थोड़ी सी आप लोगों को प्रीपोजिशन की भी नॉलेज होनी चाहिए। इसलिए मैंने पहले ही कुछ इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशंस जो सेंटेंस में यूज होते हैं वो पहले ही मैंने अपलोड कर दिए। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं और वहां जाके देखें, आपको इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशंस आप लोगों को मिल जाएंगे, ठीक है। पहले नंबर पे सब्जेक्ट, दूसरे नंबर पे आपको वर्ब फाउंड करना है, लेकिन वर्ब को कहाँ लगाना है, वाक्य के लास्ट में लगाना है। फिर तीसरे नंबर पर देखना है कि वाक्य में कोई प्रीपोजिशन तो नहीं आ रहा है। तीसरे नंबर पर क्या ढूंढना है कि वाक्य में कोई प्रीपोजिशन तो नहीं आ रहा है। अगर वाक्य में प्रीपोजिशन आ रहा है ना, मान लो जैसे कि एट आ गया, तो प्रीपोजिशन के तुरंत पीछे पहुंच जाए। कहां पहुंच जाए, प्रीपोजिशन के तुरंत पीछे पहुंच जाए, यानी प्रीपोजिशन के बाद से अर्थ उठा के लेके आए। अगर वाक्य में एक प्रीपोजिशन है तो उससे पीछे उठाएं, वाक्य में 3 प्रीपोजिशन है तो तीनों के बाद में पहुंचे। यानी हमेशा सब्जेक्ट के बाद प्रीपोजिशन को ढूंढें और प्रीपोजिशन के जैसे जैसे प्रीपोजिशन आपको मिलता जाए ना वैसे वैसे आप पीछे पहुंचते जाएं। कहां तक, तब तक आपको फुल स्टॉप ना मिल जाए तब तक। हालांकि सेकंड ऑप्शन हमारा वर्ब वाला था कि वर्ब ढूंढना है, वर्ब ढूंढ लो लेकिन उसका अर्थ मन निकालो, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद आप दूसरा स्टेप ये देखें कि वाक्य में प्रीपोजिशन कहां पर है। जहां जहां प्रीपोजिशन मिलता जाए वहां आप पीछे जाते जाओ। अभी मैं एग्जाम्पल देके मैं बता रहा हूं। कुछ नॉर्मल हैं, ठीक है, ये क्या है, नॉर्मल स्टेप्स हैं। थोड़ी बहुत आपको जानकारी किसकी होनी चाहिए, थोड़ी बहुत, ज्यादा नहीं कहूंगा, थोड़ी बहुत आपको जानकारी कंजक्शन की भी होनी चाहिए, ठीक है। थोड़ी बहुत आपको जानकारी किसकी होनी चाहिए,
कंजक्शन की भी थोड़ी बहुत आपको जानकारी होनी चाहिए। पहले आप लोग इनका समझ लें या स्क्रीनशॉट ले लें या कुछ भी ले लें। अब मैं एग्जाम्पल देके आप लोगों को बता रहा हूं कि मैं जो चीज़ें बताई हैं उनको कैसे हम लोगों को कनेक्ट करना है, ठीक है, कैसे कनेक्ट करना है, एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोग समझ लें। कि अगर आपने लास्ट तक फॉलो किया और ढंग से इसको अपनी लाइफ में फॉलो कर लिया तो मैं प्रॉमिस करता हूं कि आप आज से ही 95% आपके व्यवहार में चेंज हो जाएगा। आज से आप सेंटेंस करना आप लोग सीख जाएंगे। जैसे कि मैंने बोला सी, ठीक है, सी डिड नॉट नो अबाउट मी, ठीक है, अबाउट मी छोटा सा हर कोई अर्थ कर देगा पर तरीका इसी के माध्यम से समझ लें। देखो पहला स्टेप था हमारा कि आप पे टेंस पहचाना आना चाहिए, ठीक है। तो पहले हम देखें वाक्य में सबसे पहले क्या है, हमारा सब्जेक्ट ढूंढते हैं। तो वाक्य में सी क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। सी माने क्या होता है, वह होता है। सी माने क्या होता है, वह। उसके बाद देखें वाक्य के हेल्पिंग वर्ब पे पहुंचे। देखो डिड क्या है, इसमें हेल्पिंग वर्ब है, और नो क्या है, इसमें मेन वर्ब है। तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब से आपको कोई मतलब नहीं है। सी माने वह हो गया। फिर देखें वाक्य में प्रीपोजिशन कहाँ आ रहा है, तो देखें सी के बाद तो कर्ता मिल गया, सी माने वह, ए कोई प्रीपोजिशन नहीं है, ए प्रीपोजिशन नहीं है, ए प्रीपोजिशन नहीं है। अबाउट क्या है, प्रीपोजिशन है। तो प्रीपोजिशन के तुरंत बाद पीछे से अर्थ उठाएंगे। सी माने वह, मी मीन्स मेरे, अबाउट मीन्स बारे में, वह मेरे बारे में। प्रीपोजिशन के बाद वाले शब्द से उठाते हैं, वह मेरे बारे में। डिड नॉट नो माने जानती नहीं थी, वह मेरे बारे में जानती नहीं थी। सी डिड नॉट नो अबाउट मी, वह मेरे बारे में जानती नहीं थी, जानती नहीं थी। समझ में आया? पहले सब्जेक्ट, उसके बाद आप लोग हेल्पिंग वाले भी आपको यहाँ मिल गया कि भाई डेड, ये तो समझ गए होंगे डेड से क्या है, टेंस बनता है पास्ट इंडेफिनिट। आप समझ गए, लेकिन इसको लगाओगे लास्ट में। इसको लगाओगे कहाँ, लास्ट में इसको लगाओगे, क्योंकि तीसरे नंबर पे आपको ढूंढना क्या है, प्रीपोजिशन आपको ढूंढना है। तो वह मेरे बार, क्यों अबाउट प्रीपोजिशन है तो पीछे से लेके आएंगे, प्रीपोजिशन मिल गया ना, तो आप लास्ट से उठा के लेके आए, प्रीपोजिशन के बाद से उठाएं। तो वह मी माने मेरे, वह मेरे बारे में जानती नहीं थी, जानती नहीं थी। क्लियर? एक और समझें, ऐसे बोल दूं मैं आप लोगों को, माई फ्रेंड मेट हर वाइफ एट मार्केट विद हिज बेस्ट फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड। यहाँ कर लें आप लोग हिज, क्या कर लें आप लोग यहाँ पे, हिज कर लें, ठीक है, यहाँ कर लें आप लोग हिज। अब देखें माई फ्रेंड, तो देखें माई फ्रेंड क्या है, करता है, क्योंकि मेट क्या है, इसमें वर्ब है। तो कर्ता भी बता दूं कि आपको हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब से पहले शब्द मिलेगा वो कर्ता मिलेगा। तो मिलेगा माई फ्रेंड माने मेरा दोस्त या मेरा मित्र। मेट का अर्थ होता है मीट का सेकंड फॉर्म है, मीट मीन्स मिलना होता है, मेट का। तो आपको ऐसे मैंने पहले बताया था, ऐसे टेंस पहचानना आप पे आना चाहिए, तो आपको पता पड़ेगा मेट सेकंड फॉर्म में तो टेंस होगा पास्ट इंडेफिनिट, पर इसको आपको कोई मतलब नहीं है। अभी आपको कुछ नहीं करना है इससे कि मेरा दोस्त या मेरा मित्र। अब तीसरे नंबर पर ढूंढ रहा है कि बाकी में कोई प्रीपोजिशन तो नहीं आ रहा है। चलें माई फ्रेंड है ना, तो देखो एट मिल गया प्रीपोजिशन, जहां प्रीपोजिशन मिल जाए तो आप पीछे हटते जाएं। एट के बाद क्या है, मार्केट, ठीक है भाई। फिर देखें और तो नहीं आ रहा है, फिर भी क्या आ रहा है भाई, विद आ रहा है। क्या आ रहा है, विद, विद मिल गया एक और प्रीपोजिशन। फिर आप वाक्य में लास्ट में पहुंचे, लास्ट तक, तो आप यहाँ से उठाओगे, फुल स्टॉप मिल गया ना, तो क्योंकि विद के तो बाद से उठाने होता है, प्रीपोजिशन के बाद से उठाते हैं हम लोग, तो हम सबसे पहले इसका लगाएंगे। कैसे लगाएंगे कि मेरा दोस्त, हिज आता है अपने के साथ में, तो मेरा दोस्त अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ, पीछे से लेके आए प्रीपोजिशन के बाद से, मेरा दोस्त
अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ, विद माने के साथ, मार्केट में यानी बाजार में, एट माने में, बाजार में, अपनी पत्नी मेट मीन्स मिला, यानी मेरा मित्र अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ बाजार में अपनी पत्नी से मिला। कितना सिंपल है अर्थ करना, समझ में आ रहा है आप लोगों को। सिर्फ कर्ता ढूंढना है, कर्ता के बाद प्रीपोजिशन मिलता जाए तो प्रीपोजिशन से, यानी यहाँ से लेके फिर आप लोग जैसे उर्दू लिखते हैं ना, उर्दू लिखते हैं उसी तरीके से आप ऐसे इस तरीके से आप अर्थ करते लेकर आए कहाँ तक, मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब तक, मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब तक। समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो मैं बार बार कह रहा हूँ सब्जेक्ट आपको टेंस पहचानना आना चाहिए, उसके बाद सब्जेक्ट पहला स्टेप, उसके बाद वर्ब को ढूंढना है, लेकिन वर्ब को नहीं लगाएं, क्यों, वर्ब कहाँ आती है, लास्ट में लगाते हैं। देखो मेट को देखो, मैं दूसरे नंबर ढूंढ लेता हूँ, मेट के पास्ट इंडेफिनिट लगाता कहाँ हूँ, लास्ट में, क्यों, मिला, लास्ट में बोलता हूँ कि मैं मिला, क्योंकि तीसरे नंबर पर प्रीपोजिशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। प्रीपोजिशन भाई साहब बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका रहता है। तो कुछ मैंने स्टेप थे, मैंने पूरी कोशिश की कि थोड़ा बहुत आपको समझ में आए। अगर ऐसे इन चीज़ों को आप ध्यान रखोगे तो आप बहुत ही अच्छा आप कमेंट कर सकते हैं और आप इंग्लिश से हिंदी बना सकते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, और देखो बहुत मेहनत लगती है, आप वीडियो को शेयर करें और अपने फ्रेंड्स वगैरह से इन्वाइट करें, उनको बोलें कि चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।